बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। मंगलवार को शुरू हुआ आयकर विभाग का ये सर्वे कल भी जारी रहा। इस बीच बीबीसी ने अपने सभी पत्रकारों को दफ्तर बुलाया। जिन कर्मचारियों के कंप्यूटर्स, लैपटॉप की मंगलवार को जांच नहीं हो पाई थी, उन्हें कल दफ्तर बुलाया गया। लेकिन आज से बीबीसी का स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। स्टाफ को मेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। आयकर विभाग की टीम पत्रकारों समेत कर्मचारियों के डेस्कटॉप की जांच कर रही है। मंगलवार को भी मोबाइल्स की जांच की गई थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जब कंप्यूटर की जांच कर रहे हैं तो कुछ खास शब्द लिखकर सर्च कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स, बिल और ब्लैक मनी। तो ये तमाम वो कोड वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं जिन्हें लिखकर सर्च की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह हूबहू एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि निक्की यादव इसका नाम है जिसकी हत्या की गई है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में निक्की यादव को उसके ही लिव इन पार्टनर ने पहले गला घोंटकर मारा, फिर उसके शव को अपने ढाबे में रखे फ्रिज में छिपा दिया। हैरानी की बात यह है कि 9 फरवरी की रात साहिल ने निक्की की हत्या की, उसके शव को फ्रिज में ठिकाने लगाया। ठीक अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को एक दूसरी लड़की से शादी की। शादी की तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि साहिल के चेहरे पर डर जैसा कोई भाव नहीं था। निक्की यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया है। बुधवार को निक्की के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि निक्की यादव की मौत की वजह दम घुटना है। निक्की यादव के गले पर निशान मिले हैं। निक्की के शरीर पर चोट का कोई दूसरा निशान नहीं मिला। शव 3 दिन फ्रिज में होने से मौत का सही समय बताना हालांकि मुश्किल है। निक्की यादव के विसरा को सुरक्षित रखा गया है, जो रिपोर्ट बाद में सामने आएगी। श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर ही इस मामले की जांच की जाएगी। फॉरेंसिक जांच के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये है 24 साल का साहिल गहलोत। दिल्ली के मित्राओं गांव के रहने वाले साहिल पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कल हमने आरोपी को अरेस्ट किया था और आज हम 5 दिन का उनका पुलिस रिमांड लेके आए हैं। पूछताछ जारी है और जो उन्होंने रूट फॉलो किया है रात को गाड़ी में, उस रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, ताकि वहां अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई और क्लू है तो हम ले सकें। पूछताछ में साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को वो अपनी प्रेमिका निक्की यादव को बिंदापुर से इसी वर्ना कार में लेकर कश्मीरी गेट इलाके में गया। कार में ही उसका निक्की से झगड़ा हो गया। इसके बाद उसने मोबाइल के चार्जर से निक्की का गला घोंट दिया और फिर उसके शव को लेकर कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव के बाहर इसी ढाबे में आया और शव को फ्रिज में छिपा दिया। दिल्ली के मित्राओं गांव के बाहर ये वही ढाबा है जो कि आरोपी साहिल गहलोत का है। निक्की यादव की हत्या करने के बाद वो कश्मीरी गेट इलाके से अपनी वर्ना कार से निक्की का शव लेकर अपने इसी ढाबे में आया और उसने शव को ढाबे के अंदर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद अगले दिन यानी 10 फरवरी को उसने किसी और लड़की से शादी कर ली और घर से गायब हो गया। आरोपी की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगी। साथ में इस मामले में जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं वो अगले 5 दिनों में इकट्ठे किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने अगले दिन 10 फरवरी को किसी और लड़की से शादी कर ली और घर से गायब हो गया। दरअसल उसकी 2018 से निक्की यादव से दोस्ती थी। दोनों पहले दिल्ली और फिर ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन साहिल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। 9 फरवरी को साहिल अपनी सगाई के बाद
रात में निक्की के पास गया। निक्की को पता चल गया कि अगले दिन साहिल किसी और से शादी करने वाला है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है। जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। बुधवार को निक्की का पोस्टमार्टम हुआ और उसके घर वाले उसका शव लेकर झज्जर चले गए। निक्की के घर वालों के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि निक्की साहिल के साथ रिलेशनशिप में है। निक्की के घर वाले चाहते हैं कि साहिल को फांसी हो। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। साहिल ने जनवरी 2018 में उत्तम नगर में एसएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की। उस समय झज्जर की रहने वाली निक्की यादव भी उत्तम नगर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं दोनों मिले और उन्हें प्यार हो गया। आरोपी ने फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया और निक्की ने भी उसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में साथ में रहने लगी। दोनों साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून भी घूमने गए थे। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह खूबसूरत लगता सफर इतने दुखद और बदनुमा अंत तक पहुंचेगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी वेदांत ने निक्की यादव के पिता और अंकल से बात की है, सुनिए। बहुत से लोग कह रहे हैं वो उसको एक विक्टिम की तरह सब लोग याद करेंगे, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं जो गलत हैं, जो गलत चीज़ें बताई जा रही है मीडिया के द्वारा या फिर तमाम रिपोर्ट्स के द्वारा? आप क्या सच्चाई है आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं कि लोग सुने, निक्की के बारे में भी और इस केस के बारे में भी? क्या वो सच्चाई है जो आप चाहते हैं कि लोग सुने? मेरी बेटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एमए इंग्लिश ऑनर से एमए फाइनल ईयर था उसका जी। 4 साल से वो उधर ही हॉस्टल में थी गलगोटिया में, और अभी 8 महीने से वो उत्तम नगर में एक छोटी बेटी भी है मेरी, वो एमकॉम कर रही है। वो दोनों एक ही रूम में लेके एक ही रूम में रह रही थी जी। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी जी। ये सब झूठ बोली जा रही है। और मेरे ख्याल है एक आपकी रेगुलर बातचीत भी होती होगी, कभी इस चीज़ का जिक्र किया या कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। उसकी मम्मी की तो शाम को हर रोज़ बात होती थी उससे। कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि कोई इस तरीके का इंसान है? नहीं, कभी ऐसा। छोटे वाली लड़की को भी कुछ नहीं पता और उसकी मम्मी को भी ऐसे कभी कोई महसूस नहीं हुआ। आप भी सर पूरी फैमिली के साथ इस मोमेंट पर, ही इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ द विक्टिम्स फादर, आप भी पिलर ऑफ सपोर्ट की तरह खड़े रहे हैं फैमिली के लिए भी। इस पूरे हमने क्रिमेशन में भी देखा लगातार आप साथ दे रहे थे। आप बताइए सर कि कैसे आज याद करना चाहेंगे निक्की को? सबसे पहला सवाल ये, और दूसरा क्या मांग है आपकी पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, सरकार से क्या मांग है आपकी? याद तो क्या करना, याद हमारी इंटेलिजेंट बच्ची थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, और ऐसे बीच में जिसने मर्डर किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और सभी कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ाओ, ये करो वो करो, सेफ्टी कुछ है नहीं, ऐसे मर्डर कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे, उल्टा चला रहे हैं कि भी 4 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी, झूठी अफवाह है सब। दोनों बहनें रह रही थी साथ साथ, और ये तो बेकार की बातें हैं। उसमें रह रही, रिलेशनशिप में रह रही थी, वो रह रही थी, इंटेलिजेंट बेटी थी, उसका मर्डर होना जो है वो गलत बात है।
और अब बात कर लेते हैं कानपुर देहात से आए केस की, जहां पर मां बेटी को जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कानपुर जोन के एडीजी और कमिश्नर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। एसडीएम समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी होगी, जबकि इस मामले में सरकारी लेखपाल और जेसीबी चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के क्रम में रूरा थाना के भड़ौली गांव में सोमवार को एसडीएम की मौजूदगी में कृष्ण गोपाल दीक्षित नाम के शख्स की झोपड़ी तोड़ दी गई। इस दौरान आग लग गई और आग की चपेट में आई दीक्षित की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। आग में कृष्ण गोपाल भी बुरी तरह से झुलस गए थे। डीआरडीओ ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 24 घंटे बगैर ईंधन भरे लगातार उड़ान भर सकता है। इसका ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु में एरो शो के दौरान जब जहाज हवा में करतब दिखा रहे थे, तब ये ड्रोन 15,000 फीट की ऊंचाई से तस्वीरें ले रहा था। दर्शकों की नजर हवाई करतब पर थी, इससे बेखबर कि कलाबाजी खाते जहाजों और इसका लुत्फ उठा रहे लोगों पर कोई 15,000 फुट की ऊंचाई से नजर रख रहा है। ये फुटेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के ड्रोन तपस ने ली है। इसमें बहुत ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, ये डे नाइट का कैपेबिलिटी है। यदि दिन में कोई कैमरा काम करता है तो रात में थर्मल इमेजिंग या आईआर इमेजिंग के थ्रू कैमरा काम करता है। और ऑल वेदर में यदि क्लाउड वगैरह भी है तो भी इसमें रडार के थ्रू आप टेरेन मैपिंग वगैरह कर सकते हैं। डीआरडीओ के ड्रोन तपस का ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस साल एरो इंडिया पर ये लगातार नजर रख रहा है, रनवे के साथ साथ आसपास के इलाकों पर। तपस एक बार में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और बगैर दोबारा ईंधन भरे 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर की रफ्तार से 2,800 किलोग्राम वजन के इस ड्रोन में डबल इंजन है। इसी तर्ज पर हथियारों से लैस आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन अपने अंतिम फेज में है, जिसे अगले साल ट्रायल के लिए उड़ाया जाएगा, जो कि 300 किलो का पेलोड लेकर अपने लक्ष्यों को भेज सकता है। सवाल ये उठता है कि जब तपस को बनाने में 8 साल लगे तो इसका हथियार वाला वर्जन इतनी जल्दी तैयार कैसे होगा? जो भी टेक्नोलॉजीज हमने वहाँ पे डेवलप करी हैं, तो हमने उन सारी टेक्नोलॉजीज के ब्लॉक्स को अब उसको मास्टर कर लिया। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बहुत हाई हो गया है, तो उसकी वजह से हम ये वाला जो एयरक्राफ्ट है 1.5 साल के अंदर हम इसको ट्रायल्स के लिए रेडी कर पाए। एरो इंडिया में तपस बगैर किसी बाधा के लगातार लाइव फुटेज बारीकी के साथ कंट्रोल रूम को भेज रहा है, जो इसकी क्षमता और दक्षता का प्रमाण है। 300 किलोग्राम पेलोड के साथ ये ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी। जो जानकारी यहाँ हमें दी गई है, इसके मुताबिक दुनिया के कई देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है, यानी कमीशन होने से पहले ही बाजार तैयार है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। नामीबिया से लाकर बसाए गए 8 चीतों के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो लाए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से कूनो आने वाले खास मेहमानों के लिए 30 बाई 50 के 10 अलग अलग बाड़े तैयार हैं, जिन्हें लगभग बोमा की शक्ल दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी को कूनो पहुंच जाएंगे, जिसमें 7 नर और 5 मादा हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान में जोहानिसबर्ग से ग्वालियर ले जाया जाएगा। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो कूनो पहुंचेंगे। क्वारंटाइन बोमा जिसमें कि सबसे पहले ला करके रखना है, हमने 8 और 2 10 क्वारंटाइन बोमा तैयार करके रखे हुए हैं, क्योंकि उसमें कुछ कोलिएशन वाले भी एनिमल हैं। और हमारे यहाँ से
अमृतांशु सिंह ACF वो गए हैं, जोहान्सबर्ग से लेकर के आना है। बड़े बाड़ों में स्थानांतरित करने से पहले कम से कम 1 महीने के लिए 12 चीतों को बाड़े में ही खाना दिया जाएगा। इनके आने के बाद नामीबिया से आए कुछ चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है। NDTV से खास बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही संकेत दिया था कि फरवरी से ही चीतों को देखने पर्यटक आ सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। फरवरी में संभावना है, क्योंकि अब बड़े बाड़े में छोड़ें, इसके बाद खुले में उनको छोड़ेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न हैं। तो फरवरी में हम ये संभावना जता रहे हैं, जो अभी विशेषज्ञों से बात हुई है, कि धीरे धीरे खोलना प्रारंभ करेंगे। हालांकि किडनी की परेशानी से पीड़ित मादा चीता साशा अब पहले से बेहतर है। उसे बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी उसके खुले जंगल में जाने में वक्त लग सकता है। नामीबिया से जो 8 चीते 17 सितंबर को आए थे और दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते आ रहे हैं, उनमें एक फर्क है। जो दक्षिण अफ्रीका के चीते हैं वो सारे जंगली हैं, जबकि नामीबिया से जो कुछ चीते आए थे उनको संरक्षित तरीके से रखा गया था। ऐसे में उन्हें जंगल के अनुरूप ढलने में कुछ वक्त लगा। एक और खबर है कि नामीबिया से आए 3 मादा और 2 नर चीते एक साथ एक बाड़े में रह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि उनका कुनबा बढ़ने के संकेत दे रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अजय के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गुजरात के अमरेली जिले में शेरों का पूरा एक झुंड सड़क पर घूमता नजर आया। राजोला के रामपुरा गांव में जिसने भी इस नजारे को देखा बस देखता रह गया। हालांकि अमरेली में शेरों के इंसानी बस्तियों और सड़कों पर आने की कई तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन एक साथ इतने शेर शायद ही कभी दिखे हों। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। राजोला रेंज शेरों का निवास है। पानी और शिकार की तलाश में अक्सर ही ये शेर बस्ती की तरफ आ जाते हैं।